नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र पे बनाया गया है। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी का या फिर पीजीटी का 6 से लेकर 12 तक, अगर हिंदी विषय का आप किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से काव्यकार हुए, कौन कौन सी पुस्तकें रची गई और कौन कौन से सिद्धांत हुए। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इसमें हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था। तो हो सकता है पीजीटी में भी प्रश्न पूछ दे, क्योंकि बीपीएससी घुमाकर प्रश्न पूछता है तो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर हमारे क्लास का नोट्स और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का फ़ोन पे करके रजिस्ट्रेशन करवा दें और प्रैक्टिस सेट जितना अभी तक क्लास हुआ है उतना पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट सारे आपके मोबाइल पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं करवा लें। दोस्तों, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आरंभिक केंद्र ग्रीस या यूनान रहा है। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्व हेसियड, सोरन, पिंडार, नाटककार एरिस्टोफेनिस आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्य रोचन की पहली झलक प्लेटो के इयोन नामक संवाद में मिलती है। यानी कि ये झलक जो है 5वीं शताब्दी से मिलने लगती है, लेकिन जो है शास्त्र के रूप में प्लेटो के रचना में मिलती है। अब जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत एवं उसके प्रवर्तक को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हम लोगों को जो है एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, तो हम लोगों को विद्वानता से नहीं बुद्धिमानता से काम लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सिद्धांत या वाद है, इधर इधर उसका प्रवर्तक है, इधर भी सिद्धांत है, इधर प्रवर्तक है। तो सबसे पहले अनुकरण सिद्धांत है प्लेटो का दिया हुआ। विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत जो है अरस्तु का दिया हुआ है। उदात्त सिद्धांत या उदात्तवाद जोनजाइनस का है। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड का है। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ का है। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है। अभिजात्यवाद निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। परंपरा सिद्धांत वस्तुनिष्ठ समीकरण उपन्यास का अंत, ये सारे जो है इलियट का दिया हुआ सिद्धांत है। चलिए आगे हम लोग कुछ बढ़ते हैं। अभिव्यंजनावाद क्रोचे का है। बिंबवाद टी.ई. ह्यूम का है। विखंडनवाद जैक देरिडो का है। अस्तित्ववाद सोरेन किरकेगार्ड सार्थ का है। प्रतीकवाद जो है जीन मारियास या बादियर का है। संरचनावाद फर्दिनांड डी सस्यूर का है। नव अभिजातवाद मैथ्यू अर्नोल्ट का है। संप्रेषण सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत या फिर अर्थमीमांसा सिद्धांत, ये तीनों जो सिद्धांत हैं I.A. रिचर्ड का है। तो ये महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। यहाँ से पिछले बार 2 प्रश्न पूछे गए थे टीजीटी में, तो आगे भी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। इसी को देखते हुए मैंने ये चीज़ें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। इसको आपको 2-4 बार देखना होगा, पीडीएफ आपके पास है, मिल जाएगा। इसका 2-4 बार रिविजन करें ताकि आप चीज़ें को आराम से समझ सकें। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बहुत से ग्रंथ लिखे गए जो विभिन्न सिद्धांत एवं विचार से संबंधित है। कुछ प्रमुख ग्रंथ एवं उसके रचनाकार इस प्रकार हैं। प्रमुख पाश्चात्य विद्वान एवं उनके ग्रंथ, इधर देखिए विद्वान है, उधर इधर जो है उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं, क्योंकि पिछले बार यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार पुस्तक और उसके रचनाकार से पूछते। तो सबसे पहले प्लेटो के देते हैं, जिनकी पुस्तक है रिपब्लिक, रॉज, इयोन।
अरस्तु का है पेरिपोइटिकेस, रिटोरिक और पॉलिटिक्स। जोनजाइनस का है पेरिप्सुस। विलियम वर्ड्सवर्थ का है लिरिकल बैलेट्स। कॉलेरिज का है बायोग्राफिया लिटरेरिया। कार्ल मार्क्स का है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। बेनेडिक्टो क्रोचे का है एस्थेटिक लॉजिक। इलियट का है पोएट्री एंड ड्रामा, द सीक्रेट वुड, द वेस्टलैंड, द सिलेक्टेड एसेज। रिचर्ड का है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, पोएट्रीज एंड साइंसेस। तो ये जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया, क्योंकि हो सकता है इस बार पुस्तक से पूछ दे प्रश्न, तो हम लोगों को सारी चीज़ों को देखना होगा, कहीं से कोई चीज़ नहीं छोड़ना है, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग जो है अच्छे रिजल्ट कर सकें। और आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिए। 1 महीना अपने आप को परीक्षा की तैयारी में लगा दीजिए, त्याग कर दीजिए अपने कामों को, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे कर सकें। क्योंकि 1 महीना की मेहनत से आपका जो है पूरा ज़िंदगी खुशहाल और सुखमय हो सकता है। तो 1 महीना आप लोग तैयारी में लगा दीजिए ताकि आप अच्छे स्कोर कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ होने वाला है, कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप लोगों को अच्छे ढंग से मेहनत करना होगा ताकि आप लोग अच्छे रिजल्ट ला पाएँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के कुछ महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार है। दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। यह जो कथन है प्लेटो का है। कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है, यानी कार्य में जो लगा हुआ मनुष्य है वो जो है अनुकरण का विषय है। ये अरस्तु का कथन है। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। ये जोनजाइनस का है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छरण है। ये वर्ड्सवर्थ का है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। ये इलियट का कथन है। सहानुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। ये क्रोचे का कथन है। तो ये जो बातें कथन है किसका क्या है, ये चीज़ों को आपको देखना होगा, और ये चीज़ें बार बार रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि ये सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आपको अच्छे से इसका तैयारी करना है। PDF जो दिया गया है उसका आप लोग बार बार रिवीजन करें। आधुनिक युग के हिंदी आचार्य एवं कवियों के पाश्चात्य काव्य से संबंधित कुछ कथन इस प्रकार हैं। मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है। सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभव का विश्लेषण है। ये जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कविता के लिए एक शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होता। ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो ये महत्वपूर्ण कथन है, उसको आपको 2-4 बार देखिएगा तभी दिमाग में रह सकता है। क्योंकि ये जो कथन है लगभग पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको अच्छे से देखना होगा। साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अस्तित्व और अस्तित्व की वर्तमानता में विश्वास रखते हैं। ये जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र का है। किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती है। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता, अपितु बिंब ग्रहण कराना होता है। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो कथन और जो प्रश्न है कथन से संबंधित उसको आपको देखना ही होगा, क्योंकि यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं के विघटित और बेतरतीब विवरणियों से है। साहित्य या काव्य में यह तकनीक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। फैंटेसी के संबंध में ये जो कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आदर्शवाद का विषय जहाँ आकाश है उच्चता का है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती और लघुता है। यह जो कथन है जयशंकर प्रसाद का है। तो कथन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो है इस पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अधिवेशन में क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विरायती संस्करण कहा है। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये प्रश्न पिछले बार टीजीटी में पूछा जा चुका है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। प्लेटो एक प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, प्लेटो कैसे दार्शनिक थे, तो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा त्रासदी यानी दुखांत अंग्रेजी के ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतर है। प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने इस सिद्धांत पर विस्तृत विवेचना की, यानी अनुकरण सिद्धांत पर विस्तृत विवेचना की। इसलिए अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो के लिए प्रयुक्त होता है। फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फैंटेसिया से हुई है। फैंटेसी अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करती है। ये जो है, ये बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया ताकि आपका तैयारी अच्छे तरीक़ा से हो सके। ये सारी चीज़ों को आपको 1-2 बार देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। कहीं त्रुटि है उसको सुधार कर दिया जाएगा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं रह जाता है, तो इसे सुधार कर आपको जो है प्योर रूप में दिया जाएगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो 249 रुपये का जो है पेड करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, परीक्षा में जो पूछा गया है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है आपको बताना है। यह सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? इस बार जो है परीक्षा होगा बीपीएससी, उसमें 4 ही विकल्प रहेंगे और नेगेटिव मार्क नहीं होगा। तो हम लोग पहले से जो है 5 विकल्पों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन नोटिफिकेशन के दौरान जो है क्लियर हो गया कि 4 ही विकल्प रहेंगे, तो हम लोगों ने 4 विकल्प का अध्ययन करना शुरुआत कर दिया है। अब 4 ही विकल्प चलेगा, सेट में भी और टॉपिक में भी। तो आपको बताना है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, इडियट का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना? साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, अरस्तु ने साहित्य का उद्देश्य विवेचन माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, संप्रेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? संप्रेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको चुनना है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, संप्रेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया है संप्रेषण सिद्धांत। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विरायती संस्करण किसने कहा है? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विरायती संस्करण किसने कहा है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। ये प्रश्न जो है पिछले बार टीजीटी में पूछा जा चुका है, वहीं से मैंने ये प्रश्न को दिया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इंदौर के अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता तब तक काव्य के देववाणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता। उपयुक्त कथन किस दार्शनिक का है? उपयुक्त जो कथन है किस दार्शनिक का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, प्लेटो का ये कथन है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, प्लेटो ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छरण है, किसका कथन है? कविता प्रबल भावों का सहज उच्छरण है, किसका कथन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकरता है, यह किस विद्वान की उक्ति है? चित्रकार अथवा
किसी भी अन्य कलाकार की तरह कभी अनुकरता है, यह किस विद्वान की उक्ति है? आपको बताना है यह जो कथन है किस विद्वान का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। अरस्तु का ये कथन है। कथन जो है आपको 2-4 बार देखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको दिमाग में नहीं बैठ पाएगा, स्मरण नहीं रहेगा। तो आपको हम निवेदन करते हैं कि आप जो है बार बार इसको स्मरण कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। 8वां प्रश्न है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म विधान है, यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म विधान है, यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? आपको बताना है यह किसका मत है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। ये कॉलरिज का मत है, कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? आपको बताना है उपयुक्त कथन किसका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। इडियट का ये कथन है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचना को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचना को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो ऊपर जो है पुस्तक पढ़ाया गया है, वहीं से ये प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले रिपब्लिक जो है विकल्प यानी प्लेटो का हो जाएगा। पॉलिटिक्स जो है अरस्तु का है। द वेस्ट लैंड है इडियट का। एस्थेटिक जो है क्रोचे का है। तो देख लीजिए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू और टॉपिक था आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा और आपके जो है एग्ज़ाम को लक्ष्य प्राप्त करने में पूर्णतः जो है भूमिका अदा करेगा। तो ये जो टॉपिक है इसको आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा और जितने नोट्स आपको दिए गए हैं सारे को देखते रहिए, क्योंकि प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। और जो किताब बताया गया है उसका भी अध्ययन करते रहिए ताकि आप अच्छे स्कोरिंग कर सकें, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम है, थोड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को अच्छे ढंग से मेहनत करनी होगी। और 1 महीना लगभग 1 महीना से समय बचा है, तो 1 महीना अपने आप को तैयारी में लगा दीजिए ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएँ, क्योंकि इस बार जो है सिलेबस नहीं दिया है पिछले बार की तरह। तो हम लोग जो है प्रश्नों के आधार पे हैं सारी चीज़ों को देखेंगे और जो चीज़ें से नहीं प्रश्न पूछा गया है वहाँ से भी चीज़ों को देखेंगे ताकि कहीं से हम लोग कमज़ोर नहीं हो सकें, क्योंकि बीपीएससी कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हम लोग को जो है पूर्ण तैयारी के साथ एग्ज़ाम में बैठना होगा ताकि आप लोग रिजल्ट अच्छे कर सकें। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, जितना अभी तक क्लास हुआ है, जितना होगा, जितना प्रैक्टिस सेट हुआ है, जितना होगा, तो 249 रुपया मेरे फ़ोनपे नंबर यानी 72 61 81 53 07 पे जो है फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप आपको कर देना है। फिर इधर से आपको पीडीएफ जितना अभी तक क्लास हुआ है सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और जितना होगा एग्ज़ाम तक आपको पीडीएफ मिलता रहेगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी ढंग से हो सके। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा लें ताकि आपको पीडीएफ ससमय उपलब्ध हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम जो है पीपीएससी थोड़ा सा हाई लेवल होने वाला है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से मेहनत करना होगा स्मार्ट तरीके से। तो उसके लिए जो है रिवीजन करना होगा। 1 महीना समय है, आप लोग समय निकाल कर जो है पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि 1 महीना की मेहनत से आपका जो है जीवन सुखमय और आनंदमय हो सकता है। तो आप लोग पढ़ाई में लगे रहें और जो है समय बहुत कम है तो अच्छे से मेहनत करें, सारी चीज़ों को देखें, जो पीडीएफ दिया गया है उसका बार बार अभ्यास करें और रिवीजन करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे कर सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।